आज हम पढ़ेंगे वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक। जैसे कि आंकड़ा, जिन्हें हम कहते हैं डाटा। आंकड़े किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कक्षाओं में बच्चों की पसंद नापसंद के बारे में, किन्हीं एक दुकान पे किसी चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में, किन्हीं श्रमिकों की आय के बारे में, वेतन के बारे में। तो किसी भी प्रकार के बच्चों के, जैसे आप लोगों के बच्चों की उम्र के बारे में, प्राप्तांक के बारे में, तो किसी प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं। वैसे आंकड़ों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अवर्गीकृत और दूसरा है वर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब होता है जिसमें कोई क्रम ना हो, कहीं भी आगे पीछे कोई क्रम नहीं हो, आरोही अवरोही कैसे भी, बिना कोई वर्ग अंतराल के सीधे आंकड़े, जैसे कि 3, 5, 4, 2, 1, 0, 7 इत्यादि। दूसरा है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब होता है जिसमें वर्ग अंतराल हो, जैसे 0 से 5, ये जो डेज है उसका मतलब होता है से 0 से 5 तक, 5 से 15 तथा 10 से 20 या फिर 100 से 200। तो ये दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। तो सबसे पहले है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमें जरूरी चीज चाहिए वो है सूत्र। उसके बारे में पढ़ें। किन्हीं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यदि ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र है दो प्रकार के। यदि आंकड़ों की संख्या, जो आंकड़ों की टोटल संख्या है, क्रम संख्या है, वो दो प्रकार की होती है। यदि सम हो या विषम हो। आंकड़ों की संख्या यदि सम हो तो उसके लिए सूत्र है n/2। n का मतलब है आंकड़ों की संख्या, वह n/2 + 1 का माध्यक, यानी कि 2 का भाग। माध्यक का मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं। विषम हो तो n यानी कि आंकड़ों की संख्या, उसमें 1 जोड़ के सीधा 2 का भाग लगाएं, तो विषम आंकड़ों के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक प्राप्त हो सकता है। नोट करें। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें तो उसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। एक कक्षा में मासिक टेस्ट लिया गया जिसमें बच्चों के, छात्रों के प्राप्तांक निम्न हैं। देखिए कोई क्रम नहीं है, इसलिए इन्हें अवर्गीकृत कहते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले छोटा डिजिट है, यानी छोटा आंकड़ा है 2, उसके बाद में है, देखें ध्यान से, 3, फिर 4, उसके बाद में 5। इन्हें एक आरोही क्रम में, यानी कि एक सीक्वेंस में छोटे से बड़े की ओर क्रम में लिखना है। माध्यक ज्ञात करते समय अवर्गीकृत आंकड़ों का 7 भी 2 बार, तो 2 बार लिखें, 8, 9, फिर 9 और 10। ये डिजिट है, मिला ले इन्हें, यानी क्रम उतना ही है। क्या देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बच्चों के प्राप्तांक थे। नीचे आरोही क्रम में लिखने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। चलिए सूत्र से शुरुआत करें। सबसे पहले देखें हमारे पास जो आंकड़े हैं, यानी कि वो किस प्रकार के हैं, सम या विषम। तो सूत्र के अनुसार आंकड़ों की संख्या, जिसे हम n कहते हैं, वो है 12, यानी कि सम। कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंकड़ों की संख्या सम में यहां से काउंट करें, या कई बार यहाँ 5 जाए तो विषम हो जाएगा। ऐसे नहीं, आंकड़ों की संख्या टोटल करनी है, जैसे गिनना है इनको कितने हैं, वो सम और विषम वो दो चलने हैं। तो यहाँ है सम, यानी कि 12 आंकड़े थे इसलिए 12 हो गया सम। तो सम के सूत्र के अनुसार सूत्र था n/2 व n/2 + 1 का आधा, यानी 2 से डिवाइड। ये याद रखना है सूत्र आपको। उसके बाद देखें n का मतलब क्या था, 12, तो n की जगह 12 लिखें।
जहां सूत्र में n है वहां हमने 12 लिखा। देखें 12/2 यानी 6, यहां 6 न लिखकर यहां लिखें 6, क्योंकि ये आंकड़े हैं। वह 12/2 यानी फिर 6 और 1 ऐड कर दिया तो 7 हुआ। तो छठा क्रम देखें 1 2 3 4 5 6, छठे क्रम पर कितना है 6। और फिर सातवां आंकड़ा तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां है 7। इन दोनों को ऐड करें, उसके बाद में डिवाइड करें, 6 और 7 13 और 2 से डिवाइड करें तो माध्य हो जाएगा 6.5। ये था अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो। नोट करें। और अब है इन्हीं उदाहरण में हम पढ़ें यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो जाए तो कौन सा सूत्र कैसे हल करना है उसके बारे में। यदि इसी में हम एक संख्या को और या एक आंकड़े को और ऐड कर दें तो अब इस प्रकार आरोही क्रम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। 5 है वो 5 2 डिजिट लिखे जाएंगे और आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी वो टोटल करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और 13 किस चीज में आता है गुड विषम। और विषम के लिए सूत्र था n+1/2, क्योंकि 2 का भाग जब हम n में लगाते हैं और n यहाँ विषम है तो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए उसमें 1 ऐड करके लगाते हैं। तो ये सीधा सा है, उससे भी सरल है। n का मतलब 13, तो यहाँ 13 है लिखें, 13वां याद रखना उसके बाद में, ठीक है। 13/2 + 1 ये हो गया 14 और डिवाइड करें तो 7वां। याद रखें उसमें भी लिखा था हमने छठा, 2 से डिवाइड करने के बाद में हमने 6 की जगह छठा 7वां लिखा था। तो कई बार बच्चे यहाँ तक उत्तर करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि नहीं ये 7 जो है वो इसका माध्यक हो गया। नहीं, ये 7वां है, ये आंकड़ों के बारे में बात हो रही है, इसलिए माध्यक भी कौन सा होगा 7वां। तो गिने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वां। तो 7वां अंक कितना आया 6, इसलिए अतः माध्यक तो ये था अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, 2 प्रकार के सम और विषम। नोट करें। इसके बाद है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत यानी वर्ग अंतराल में जो दिए रहते हैं उसके बारे में, उनके माध्यक के लिए हमें सूत्र की जरूरत है और सूत्र याद रखना है। सूत्र के लिए है L + n/2 - CF/F × H। रिपीट करें, L + n/2 - CF/F × H। जहां सिर्फ सूत्र से तो नहीं होता ना, यहाँ इनमें क्या क्या आएगा उसके लिए लिखें। जहां n/2 है वो होगा सिग्मा F का आधा, यानी कि बारंबारताओं का आधा। बारंबारताओं का योग बटा 2। उसके बाद में है H, ये है वर्ग अंतराल, जिसमें जितना अंतराल दिया है उतना अंतराल लें, यानी कि वर्ग का अंतराल कितना है, या इन्हें कह सकते हैं वर्गांतर। n/2 का मान CF संचयी बारंबारता में ढूंढें। छोटा मान जो है वो CF होगा और बड़े मान के सामने वाली बारंबारता F कहलाएगी। F के ठीक सामने वाला छोटा आंकड़ा यानी कि निम्न सीमा, 2 आंकड़े रहते हैं वर्ग अंतराल छोटा और बड़ा, यानी जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 0 से 5 तो छोटा 0 और बड़ा 5, तो छोटा आंकड़ा है वो L कहलाएगा।
बिना प्रैक्टिकल बिना उदाहरण के नहीं समझ में आएगा, इसीलिए इसलिए उदाहरण शुरू करते हैं। ये नोट करें। जैसे एक उदाहरण है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ एक वर्ग लिखा है जिसमें है आंकड़े प्राप्तांक के रूप में और छात्रों की संख्या जिसे हम बारंबारता यानी f कहते हैं। इनका मतलब है 20 से 30 तक प्राप्तांक करने वाले अप्राप्तांक करने वाले जो बच्चे थे छात्र थे उनकी संख्या 5 है। ठीक इसी तरह 30 से 40 प्राप्तांक वाले 4, 40 से 50 तक वाले 8, 50 से 60 के लिए 9, 60 से 70 के लिए 8 और 70 से 80 के वाले 6। सबसे पहले हमें जो हमने अभी सूत्र लिखा था उसको रिपीट करें। सूत्र लिखना बहुत जरूरी है साथ में, ताकि ये समझ में आ जाए। सूत्र जिनको याद है वो अपने आप लिखें और नहीं है तो वो याद करने की कोशिश करें। L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। देखो बच्चों, किसी भी सवाल को हल करने के लिए हमें दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो चीजों का पता होना चाहिए। एक तो सवाल में दिया क्या है, दूसरा पूछा क्या है। आंकड़ों की संख्या और छात्रों की संख्या बारंबारता, ये दो चीज हमें दी हुई है। माध्य के लिए हमें याद करना है तो सूत्र के अनुसार काम करें। और सूत्र में जैसे कि एक नया कॉलम बनेगा CF यानी संचयी बारंबारता, वो ध्यान से देखें। देखिए संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, बारंबारता का पहला अंक जो है वो वैसा का वैसे लिखें। उसके बाद में इन्हें 3 क्रम में जोड़ते जाएं। 5 4 हो गए 9, फिर इनको जोड़ते जाएं 9 और 8 17, फिर इनको जोड़ें 17 और 9 26, 26 में 8 जोड़ें 34 और 34 में 6 जोड़ें तो 40। तो ये थी संचयी बारंबारता। पहला डिजिट वैसा है वैसा ही, उसके बाद में तिरछा इन क्रम में जोड़ते जाएं। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 8 34 और 34 प्लस 6 इक्वल टू 40। जांच के लिए इनका जोड़ इस लास्ट योग CF के लास्ट मान के बराबर आना चाहिए। तो जोड़ें 4 5 और 4 9, 8 17, 9 26, 8 34 और 6 40। और जो ये योग है वो है आपका बारंबारताओं का योग, सिग्मा F बराबर 40। चलिए अब जो मान हमें सूत्र में चाहिए वो उन्हें अलग से लिखें। L चाहिएगा n बटा 2 CF F और H। सबसे पहले अभी जो सूत्र लिखा था उसके बारे में नीचे लिखा है मैंने। इनका मतलब क्या है वो, तो n बटा 2 का मतलब बारंबारताओं का योग का आधा, यानी इनका योग बारंबारताओं वाली लाइन का और उसका आधा करें तो देखो इनका योग आएगा 40 और इसका आधा करें तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है। उसके बाद में है CF का जो मान था, F का जो मान था वो हमें n बटे 2 के मान को CF में ढूंढने पर मिलेगा। इसे रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। n बटा 2 का मान CF वाली लाइन में ढूंढें, यानी CF वाली पंक्ति में ढूंढें। देखें किसके बीच में आता है, तो n बटा 2 का मान 20 और 20 आता है 17 और 26 के बीच। इसके बीच 17 और 26। सुविधा के लिए मैं यहां से ये डिलीट कर देता हूं, एक बार तो देता हूं। ये जो बड़े वाला जो मान है उसको हम बॉक्स में बना लें या बॉक्स की तरह बना लें ताकि हमें मान लिखने में कोई गलती ना हो। तो देखें छोटा मान इनमें कौन सा है 17, वो क्या होगा CF। तो CF हो गया 17। F कौन सा होगा, ठीक बड़े मान वाला नहीं, बड़े मान के सामने वाला F वाली लाइन में होगा तो वो है 9। और L का मान F के सामने छोटा आंकड़ा 50। H वर्गांतर, इनमें जो अंतर चल रहा है वो बराबर होगा। तो किन्हीं में भी कोई भी किसी बड़े मान में से छोटे वाला मान घटा के निकाल लें तो यहाँ आएगा आपका 10। तो ये 5 मान, अब यही 5 मान हम सूत्र में रखते हैं। उससे पहले F में कंफ्यूजन रहती है कई बच्चों के कि जो बड़ा मान होता है वही उसको F मान लेते हैं, वो नहीं होगा। CF में ढूंढे कौन से दो ग्रुप के बीच में आता है, वहां से हमें बड़े मान के सामने वाला F लेना है और छोटे मान वाला CF हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। हमने लिया था n बटा 2 का मान यानी 20, और 20 किसके बीच में आता है 17 और 26 के बीच में। कोई भी मान हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किन्हीं के बीच में आ सकता है।
20 है तो 20 आता है 17 से तो बड़ा है और 26 से छोटा है, यानी 17 और 26 के बीच में। तो छोटा मान जो था वो CF हो गया यानी 17, बड़े मान के सामने वाला F हो गया यानी कि 9, और 9F के सामने छोटा मान जो है वो हो जाएगा आपका L। ठीक है, अब सूत्र में मान रखें, देखो L की जगह कितना रखना है, ये इसीलिए लिखा जाता है ताकि बार बार हमें इसमें नहीं ढूंढना पड़े। L है 50 तो आप L की जगह 50 लिखें, प्लस फिर आगे है n/2 और n/2 कितना है 20, माइनस CF देखो 17 बटा F 9 और H का मान है 10। जैसे कि पहले या हमने कभी भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट हल करें, तो ब्रैकेट हल करें 20 माइनस 17 यानी कि 3 बटा 9 इंटू 10, और जब दो चिन्ह या दो से अधिक चिन्ह आ जाए तो फिर नाम याद रखना है बदमाश, यानी कि ब्रैकेट, उसके बाद में हम हल करते हैं डिवाइड, उसके बाद में गुणा। तो पहले प्लस और गुणा में से इन दो को हल करें, 3 को 10 से इंटू किया तो 30, 9 का यदि भाग लगाएं 30 में तो 3.33, और फिर लास्ट में इन्हें जोड़ें तो आपका माध्य हो जाएगा 50 प्लस 3 यानी कि 53.33। तो ये था वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक।